बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वर्ड पहले गवर्नमेंट यूज़ किया गया है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीएसयू एम्प्लॉई है, ऑटोनोमस बॉडी में आप काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है यूपीएससी की तरफ से। टोटल 43 वैकेंसीज़ हैं, दो पोस्ट हैं। ठीक है, आप बारी बारी से देखिएगा। कुछ लोग दोनों में एलिजिबल हैं, कुछ लोग सिर्फ एक में एलिजिबल हो सकते हैं। पहली जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन कोस्ट इन द ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइज़र। ठीक है, ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वहाँ पर एडवाइज़र की एक पोस्ट है। उस ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर नाम की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए कितनी मांगी गई है, 36 वैकेंसीज है ना। टोटल यहाँ वैकेंसीज कितनी है, 36। रिजर्वेशन एज पर रूल दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। आगे देख लेते हैं, ये कोई हमारे काम का नहीं है इन जनरल, बट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के काम का है, वो इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, पे स्केल। पे स्केल है लेवल 10 का। लेवल 10 का पे स्केल मतलब कि 56,100। ये तो रहा जी आपका बेसिक। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, डीए। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एचआरए। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट। और क्या मिलेगा आपको, मेडिकल बेनिफिट्स एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी जॉब है। और अगर स्केल के हिसाब से देखें तो लेवल 10 की ये स्केल है, तो कोई इशू नहीं है पे के रिगार्ड में। एज की बात कर लेते हैं, 35 ईयर्स एज मांगी गई है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी के लिए जो हमारा रिजर्वेशन फॉलो करता है वही 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर यहाँ पे दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए पहले एसेंशियल की बात करेंगे, फिर डिजायरेबल की बात करेंगे। एसेंशियल में लिखा गया है एनरोलमेंट होना चाहिए आपका सीए में या फिर सीए, मतलब आप सीए मेंबर होने चाहिए या फिर सीए में मेंबर होने चाहिए। आपके पास में क्या होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए। किस दिन होनी चाहिए, 14 मार्च 24 को, वो मैं बताऊंगा आगे, कट ऑफ डेट भी यही है। तो इस दिन से पहले आपके पास में मेंबरशिप होनी चाहिए सीए या सीएमए की। तो ये आपकी हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब डिजायरेबल। डिजायरेबल पहली तो देखिए सबके पास होगी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास सीएमए सीए है उनके पास में बीकॉम जनरली होती है, तो पहली फुलफिल हो जाएगी। सेकंड में इशू आ सकता है, सेकंड है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क। देखिए यहाँ पे आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट है ना, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, सिर्फ वर्क का नेचर बताया गया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क अगर आपने 3 ईयर या उससे ज़्यादा किया है तो आप डिज़ायरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। चाहे से आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किया हो, चाहे से आपने किसी कॉस्ट अकाउंटेंसी फर्म में किया हो, चाहे से बैंक में आपने ऑडिट में कॉस्टिंग फंक्शन किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो डिज़ायरेबल में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एसेंशियल में तो आना ही आना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस पोस्ट में एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ डिज़ायरेबल है। नोट दिया गया है, दो पोस्ट है, दोनों में सेम ही नोट है, मैं यहीं पढ़ देता हूँ। लेकिन नोट में दिया गया है कि यूपीएससी के पास में डिस्क्रिप्शन है क्या, कि वो ये जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, उसको रिलैक्स कर सकती है। लेट्स से उसको कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो रिलैक्स करके ज़्यादा कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। ड्यूटीज़, इसके बारे में क्या बात करेंगे, जब जॉब लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। ड्यूटीज़ क्या है, कुछ भी काम करवा लो भाई, जो काम हम कर सकते हैं वही काम करवाएंगे, कोर्स से रिलेटेड काम करवाएंगे। बट जिसका इंटरव्यू कॉल आएगा वही यहाँ पे सोचेगा, अभी इसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक परमानेंट पोस्ट है और गजटेड है, ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट है इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस में। इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस ग्रुप ए की पोस्ट है, देख लीजिए। तो मतलब ये जो लेवल 10 है, कितना हाई ग्रुप होता है आप इस बात से समझ सकते हैं। और बहुत अच्छी है जॉब है, आप मेहनत कर सकते हैं अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बट जनरली न्यू दिल्ली में होती है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली में ही है। उसके अलावा एक कंडीशन दी गई है कि एनपीएस है, मतलब कि 1/1/2004 के बाद जो ज्वाइन करते हैं उनको एनपीएस में अप्लाई किया गया है। तो ये तो हो गई फर्स्ट पोस्ट, जिसमें हमारी टोटल कितनी थी, 36 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी किसके लिए थी, सीए या सीएमए मेंबर्स के लिए। तो ये तो हो गई यहाँ बात। अब बात कर लेते हैं हमारी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। देखिए नंबर 4 की वैकेंसी है, नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कोस्ट अकाउंट्स ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में। ये जो है इसको शॉर्ट में जीएसआई बोलते हैं, सर्वेक्षण का काम करता है। जीएसआई के अंदर
असिस्टेंट कोस्ट अकाउंट्स की वैकेंसी है और जीएसआई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का पार्ट है। ये भी एक परमानेंट जॉब है, जैसे कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। देखिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 7। ठीक, एज पर रिजर्वेशन यहाँ पे बाइफिकेशन दिया हुआ है, टोटल है 7। पीडब्ल्यूडी का वैसे ही क्राइटेरिया दिया गया है जैसे ऊपर दिया गया था। लेवल 10 की जॉब है। तो हमारी ऊपर की जॉब जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक, और ये क्या है, ये जॉब है असिस्टेंट ऑफिसर। दोनों का पे लेवल क्या है, लेवल 10, यानी कि 56,100 बेसिक। एज जो है वो भी सेम है, 35 ईयर एज है अनरिजर्व के लिए, और रिजर्वेशन सेम है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए फिर हम वैसे ही बाइफिकेट करेंगे, पहले एसेंशियल देखेंगे फिर डिज़ायरेबल देखेंगे। एसेंशियल जो है एक्सपीरियंस सेकंड है, पहले है बीकॉम डिग्री। देखिए ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है, साफ लिखा गया है बीकॉम डिग्री, है ना। अगर आप बीबीए हैं नहीं चलेगा, बीए हैं नहीं चलेगा, कॉमर्स में कोई अलग स्पेशलाइज डिग्री है नहीं चलेगी, प्योर बीकॉम डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब ये बीकॉम डिग्री आपकी पास कोर्स भी हो सकती है और ऑनर्स भी हो सकती है, दोनों चलेगी, बट होनी बीकॉम डिग्री चाहिए। ये हो गया एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, बजट, अकाउंट्स एंड ऑडिट। देखिए आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। कहाँ से होना चाहिए, गवर्नमेंट से, साफ साफ लिख दिया। और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि पीएसयू। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि आपको गवर्नमेंट में होना है, ये पहले लिखा गया है, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट में मिलेगी। वो नहीं है तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा मोटा प्राइवेट या फर्म नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करें तो जैसे टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, विप्रो ग्रुप हो गया, है ना, अडानी ग्रुप हो गया, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं। ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वर्ड पहले गवर्नमेंट यूज़ किया गया है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीएसयू एम्प्लॉई है, ऑटोनोमस बॉडी में आप काम करते हैं, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स के ऊपर। आगे बात चलते हैं डिज़ायरेबल। अब ये जो है ना, ये कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ कैंडिडेट्स ज़्यादा आ जाते हैं एसेंशियल में, तो फिर डिज़ायरेबल के बेस पे फिल्टर किया जाएगा। तो डिज़ायरेबल में कैसा है, डिज़ायरेबल में इन्होंने बोला है कि या तो आप हो सीए या हो आप सीए में, यहाँ मेंबर नहीं मांगा गया है, ओनली पास, या फिर आप हो एमबीए, एमबीए फाइनेंस में होना है सिर्फ। तो सीए, सीएमए या एमबीए फाइनेंस, अगर आप ये भी हो, साथ में आपके पास में बेसिक क्वालिफिकेशन जो थी हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी है, तो आप डिज़ायरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर आपको प्रीफर किया जाएगा। बात आ गई समझ में। यानी कि अगर बीकॉम डिग्री है, 3 साल का एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एसेंशियली क्वालिफाइड हो, बट डिज़ायरेबली होने के लिए ये 2 कैटेगरी चाहिए। बट मैं तो ये आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर अच्छी कंपनी में काम करते हो, या पीएसयू में हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, बट कम रैंक पे हो, छोटी पे काम कर रहे हो, तो आपको ये फिल करना चाहिए। पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 रुपये फीस लगती है। चलिए आगे चलते हैं। नोट्स जो है, नोट्स वही कह रहा है जो ऊपर कह रहा था, तो इसको दोबारा से नहीं देखेंगे, पीछे जाके आप देख लीजिए। ड्यूटीज़ वही हैं, जो काम आप करते होंगे 3 साल से, वही काम के लिए आपको लिया जा रहा है। ये पोस्ट जो है वो भी परमानेंट है और गजटेड मिनिस्ट्रियल जॉब है ना, नॉन मिनिस्ट्रियल नहीं है, ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट है। जैसा कि मैंने बोला, आपका जीएसआई जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, बट आपकी सर्विस कहीं भी हो सकती है। जीएसआई के ऑफिस इन एवरी कैपिटल रीजन तो है ही, ठीक है, जितने भी कैपिटल रीजन है, जैसे कि किसी भी स्टेट की कैपिटल देख लीजिए और आसपास के बड़े शहर देख लीजिए, आपको वहाँ पे इनके ऑफिस मिलेंगे, बट कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है। एनपीएस के बारे में भी सेम है कि 1/1/2004 के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो एनपीएस लागू होता है। ये तो रही जी जनरल बात, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे, क्या इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है सिलेक्शन का। एक लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखने से पहले एक ये और बात कर लेता हूँ मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 24 फरवरी से फॉर्म आपके ओपन हो गए हैं। लास्ट डेट है 14 मार्च 2024। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये आपकी क्या है, ये आपकी कट ऑफ डेट है 14 मार्च 2024, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ये सब इसी दिन देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी इम्पोर्टेंट जो अभी हमने छोड़ी थी, ये लीजिए जी। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, बट ये जहाँ तक हमें लगता है ये इंटरव्यू बेस ही होगा। आपको एक फ़िल्टर के थ्रू एक लिस्ट निकाल दी जाएगी और डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। बट अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इवन आफ्टर अप्लाइंग डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल अप्लाई करने के बाद भी नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स 500 हो जाते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू लेना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर हो सकता है एक एग्ज़ाम करवा लिया जाए और फिर उसके बाद में इंटरव्यू करवाया जाए। ठीक है, वो कैसे भी करवाया जा सकता है, वो किसी को नहीं पता है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कट ऑफ मार्क्स, ये हैं आपके कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अनरिजर्व्ड और EWS इनके लिए है 50 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स, SC ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए है 40 मार्क्स। ये है 100 में से। तो अगर डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ तो भी यही है, और अगर एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है तो दोनों में मिलाकर ये है ना, यानी कि आपके एग्ज़ाम में भी इतने हो और इसमें भी इतने हो। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये आपका तरीका है इनको शॉर्टलिस्ट करने का, किस तरह से करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बताई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और फीमेल्स, SC ST PWD कैंडिडेट्स ये तो एग्जाम्प्ट है, यहाँ तो फीस लगेगी नहीं। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी 25 रुपये की फ़ीस है, सिर्फ 25 रुपये फ़ीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं, ये वैकेंसी भर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर और डाउट रहता है, देखिए मैंने जितना हो सके डाउट क्लियर किया है। इसके अलावा डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जितना जल्दी हो सके रिजोल्व करेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक में ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। वहाँ पर बहुत जल्दी आपकी रिजोल्यूशन हो जाती है क्वेरी की, और ग्रुप है तो आपके कोलीग्स या आपके जो पीयर्स हैं वो भी आपको रिप्लाई कर देते हैं। उसके अलावा भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मानिए FTC है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जो टेम्प्रेरी जॉब्स है वो यहाँ हम नहीं डालते हैं, वो वहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, वहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए बनाना ठीक रहता है। तो ये पूरा हमारी तरफ से था इस UPSC की दोनों वैकेंसीज़ के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी हमने देख ली 43 है, और बहुत अच्छी जॉब है, लेवल 10 की है, आप मिस मत करिएगा। इफ़ यू आर एलिजिबल यू शुड अप्लाई। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।